हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायरेट चैम्प्स। आज हम मिलवाएंगे प्रसाद राव जी से, जिन्हें कबड्डी राव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत को 3 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवाया है। इन्हें इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए 2002 में कबड्डी के फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया। सो चलिए मिलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। हेलो सर, वेलकम टू पायरेट चैम्प्स। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? ऑल गुड सर। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, बिकॉज आपको कबड्डी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और बड़ा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें, इतना कुछ है आपसे जानने के लिए। चलिए आपकी शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरा एक्चुअली बेसिकली माय फादर ही वाज ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम उड़ीसा गवर्नमेंट। ओके सर। So my birthplace in Berhampur in Orissa. Okay. So then from Orissa, my mother is from Andhra, my father is from Orissa, okay. My wife is from Karnataka. So I worked more in Gujarat. So it is all complete India is with you. So हमें पता लगा है कि आपकी शुरुआत खो खो से हुई। So वो खो खो की तरफ कैसे गए और फिर वहां से कबड्डी का सफर कैसे रहा? बेसिकली क्या हुआ, मेरा जो स्टडीज है इट इज फ्रॉम विजयनगरम सिटी है, आंध्र प्रदेश में। दैट इज अ बॉर्डर ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो विजयनगरम में हम लोग, दैट इज अ मदर्स प्लेस। तो आई स्टडीड फ्रॉम विजयनगरम म्युनिसिपल हाई स्कूल। जो हमारा म्युनिसिपलिटी स्कूल है वो ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी रहते थे, नहीं तो मिडिल क्लास पीपल यूज्ड टू स्टडी देयर। तो हमारे लिए एक्सपेंसिव गेम कुछ हो ही नहीं सकते। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मेरा गुरुजी थे वो खो खो कबड्डी सिखाते। सो माई इवन टुडे माई सिटी and my school is very famous for these both games. Okay. And if you want to become a kabaddi player, you have to play kho-kho first. That is the rule of my school. Okay. So this speed develop करने के लिए, agility develop करने के लिए, components build up करने के लिए मेरा teacher है वो kho-kho compulsory करता था. Okay. So I started from kho-kho. I played even senior nationals in kho-kho. जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल खेला हूँ। बाद में मैंने शिफ्ट किया हूँ कबड्डी के लिए। सो सर, कबड्डी खेलते खेलते आपने एज अ प्लेयर स्टार्ट करी, तो कबड्डी खेलते खेलते आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बने और उसके बाद एक वो कबड्डी कोच, ये मतलब ये एज अ प्लेयर से कोच की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ, कैसे वो जर्नी कैसे रही? मेरे को पता नहीं था कबड्डी में कोच भी होता है। ओके। ये मेरे लिए भी एक स्टेपिंग स्टोन बोल सकता हूँ। When I was working with the Orissa government, मैं उड़ीसा गवर्नमेंट में स्कूल में ज्वाइन किया एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। I worked about 5 years in उमरकोट बोल के एक नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं उधर सर्विस कर रहा था। तब मेरे को पता चला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एक नया कोर्स शुरू किया। दैट इज कोचिंग इन कबड्डी। तो मेरा तो बेसिकली मैं कबड्डी और खो खो का था। दैट कोर्स आल्सो मेरे लिए बनाया, जैसा बनाया वो लोग, खो खो कबड्डी कोच बनाया वो लोग। ओके। दैट कोर्स वाज नॉट ओनली फॉर कबड्डी, इट वाज ए कॉम्बिनेशन। क्योंकि उस टाइम में कबड्डी इतना पॉपुलर नहीं था, इतना सब्जेक्ट मटेरियल नहीं था। तो मैं अप्लाई किया उसमें, क्योंकि मेरे पास दोनों गेम का ये था। तो मैंने अप्लाई किया and I got admission. I went to Bangalore. I studied for 1 year. इधर मेरा टर्निंग पॉइंट इधर ही हुआ। मेरे को सेम इंस्टीट्यूशन में मेरा जो लेक्चरर थे, मेरा जो टीचर थे, वो रिजाइन करके चले गए। इमीडिएटली मैं उधर ही अपॉइंटमेंट मिल गया। I became academic staff. Okay. So I continued from there as a coach of the नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद जब फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कबड्डी बना,
आप उसमें उसको सेटअप करने में आपका काफी बड़ा योगदान था, और वो एक ऐसी अकेडमी रही है जिससे कि 14 अर्जुना अवार्ड विनर्स, 60 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स निकले हैं और 400 से ज्यादा नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं। और एक पे बताया, जब आपने ये स्टार्ट किया था तो आपके जो कोच थे वो आपकी प्रेरणा थे कि मैं उनके जैसा बनता हूँ, उसके बाद आपने ये अचीव किया, तो इसके बारे में बताइए। तो हमने गांधीनगर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस किया, कांडीवली में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ये दो नया फर्स्ट टाइम कबड्डी में स्टार्ट किया। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जब सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टार्ट किया, ये जो मनप्रीत जितना अर्जुन अभी आज का दिन में जो अवार्ड्स मिल रहा, 3 अवार्ड्स हम लोगों को, 3 अवार्ड में 2 अवार्ड अपना है। मनप्रीत इज ए प्रोडक्ट ऑफ गांधीनगर सेंटर, वो मेरा लड़का है। जो वो 14 की लिस्ट में और 2 ऐड हो गए। तो वो एक्चुअली हमने 16 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया है। ओके। टू स्टार्ट विथ ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टार्ट करने के लिए मैंने 16 खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया। वो सीनियर नेशनल में सभी बेस्ट प्लेयर्स को लिया मैंने जी। बाय कंडक्टिंग बैटरी ऑफ टेस्ट, साइंटिफिकली हमने सेलेक्ट किया है, हाइट, वेट, उनका फिजिकल क्वालिटीज चेक करके लिया है, प्लस सीनियर नेशनल में गेम देखा हम। It is a proud matter for me. All the 16 have played for India. 16 को लिया, 16 इंडिया खेला। It is a great achievement. उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए, क्योंकि हमने इसका मतलब मैं एक मैसेज इसीलिए मैंने सबको देता हूँ, इफ यू प्रॉपरली आइडेंटिफाई, आपको डायमंड को आप चुनना चाहिए, नहीं तो स्टोन है वो। इफ यू डोंट सेलेक्ट प्रॉपरली देन इट इज अ नॉर्मल स्टोन लाइक एनी अदर स्टोन। फर्स्ट सीजन में जितना कबड्डी प्लेयर में आधा कबड्डी प्लेयर गांधीनगर से प्रोडक्टेड है। आपने 2 डेकेड्स तक इंडियन टीम के नेशनल कोच रहे हैं, और जिसमें कि अनबीटन चैंपियंस थे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि वो 2 डेकेड 20 साल तक कोई हमारी टीम को जिस भी टूर्नामेंट में गए गोल्ड मेडल जीता। तो कोई एक ऐसा मोमेंट या ऐसा कोई मैच जिसे आप अपने उस करियर की हाईलाइट मानते हैं कि वो लाइक दैट वो एक कभी आप भूल ही नहीं पाए? वो तो मैं बोलूंगा आपको, द फर्स्ट हमारा एंट्री हुआ था 1990 बीजिंग एशियन गेम। पहला बार कबड्डी को ऑफिशियली बीजिंग में, उससे पहले 82 में हमने डेमोन्स्ट्रेशन गेम थे, लेकिन ये 90 बीजिंग में ऑफिशियली डिसिप्लिन था कबड्डी। और उस टाइम में पीटी उषा, मतलब अश्विनी नाचप्पा, इतना बड़ा बड़ा एथलीट, हॉकी टीम, टॉप क्लास हॉकी टीम, धनराज पिल्ले, ये सब थे, टेनिस टॉप सुपरस्टार्स टेनिस प्लेयर्स थे। हम लोग पूरा 90 में इतना बड़ा खजान सिंह थे स्विमिंग में। तो हम लोग जाने के बाद इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला जी। तो हर दिन इंडिया हमारा उधर एशियाड विलेज में हर दिन चार्ट में लिखता है इंडिया को ये मेडल मिला, वो मेडल। तो हम लोग को लास्ट तक कोई मेडल नहीं मिला। कबड्डी इवेंट लास्ट में था जी। तो मेरे को यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मेरे को बुलाए, मेरे को बोले मिस्टर राव, ये नेशनल एंथम एक बार सुनना चाहता हूँ इधर। आपका अभी कबड्डी बचा है क्या, आप भी यही बोलेंगे क्या, ये हो गया वो हो गया, नहीं खेल पाया? तो मैंने उनको बोला सर आप चिंता मत करिए, डेफिनेटली वी विल सी दैट आवर नेशनल एंथम विल बी एट बीजिंग। तो वो मैच मेरे लिए बहुत ही काफी इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि थोड़ा बारिश भी गिर रहा था। उन दिनों में हम मिट्टी पे खेलते थे कबड्डी, और मिट्टी पे स्लिपरी होता था, स्लिपरी। और हमारा मैच था पाकिस्तान का साथ, फाइनल मैच। एंड पाकिस्तान उससे पहले साल साउथ एशियन गेम्स में इंडिया को मारा, उसी पहले साल।
तो सबके लिए एक इम्पोर्टेंट मैच था ये। और व्हाटएवर स्ट्रेटेजी मैंने जो प्रिपेयर किया, मेरा प्लेयर्स प्रिपेयर किया, फिर भी अर्ली मॉर्निंग मैच रखा था, इट वाज कोल्ड, थोड़ा ठंड भी था, तो हम लोग वार्म अप कर रहे थे, दोनों टीम एक को एक देख रहा था। इट वाज लाइक ए ओल्ड स्टाइल रेसलिंग, ये स्टाइल में था। साइकोलॉजिकली दोनों टीम, एक टीम को एक ये करना था। वो दैट मैच वी प्लेड द बेस्ट। हाफ टाइम में हमने टीम को खत्म कर दिया, वन साइड मैच कर दिया। एंड आफ्टर विनिंग द गोल्ड, हमारा जो नेशनल एंथम बजा रहे थे, दैट वाज द बेस्ट ऑफ आवर दिस वन। मैंने नेशनल एंथम बहुत बार गाया, लेकिन उस दिन जो गाया, आंख से पानी टप टप गिर रहा था। दैट वाज द बेस्ट। हमें ये भी पता लगा इंडियन टीम के अलावा आपने इंटरनेशनल काफी सारी, मतलब एक दो नहीं, बहुत टीम्स को कबड्डी की कोचिंग दी। आई वोंट से जस्ट कोचिंग दी, कि कबड्डी को बढ़ाने में, वर्ल्ड ओवर बढ़ाने में, फुटप्रिंट्स कबड्डी के बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसके बारे में बताइए, कितना मुश्किल था, खासकर उन जगहों पर जहां पर कि कबड्डी उनकी नेचुरल गेम थी नहीं, वहां पर जाके उनको कबड्डी सिखाना और कबड्डी को पूरे विश्व भर में फैलाना। मैंने वेस्ट इंडीज गया था। वेस्ट इंडीज में मैंने पूछा, एनीबडी नोस कबड्डी? तो वो लोग रग्बी खेल रहे थे, तो रग्बी खत्म होने का तक वेट किया मैंने। Okay. So then they were eating bread and some fruits and all that. They offered me also. They asked me, what for you have come? I didn't tell that I am a kabaddi coach. I didn't tell that I wanted to make you to play kabaddi. Simply I told, just I came, I enjoyed your rugby and all that I told. Then I asked, anybody heard of kabaddi? They told no. Nobody said no, we don't know. Then I told, okay, do you want to see kabaddi? They said okay. Then I told, you want to play? They said no. Okay, no problem. With what? Ball? Bat? Because West Indies is very popular in cricket. Right. They all wanted to know about cricket. India means they think anybody Indian is a cricketer. Right. So they thought, you came for cricket? I told no. Okay. Then I asked them, do you know Amitabh Bachchan? Everybody has raised hand. Yes. Then I told, you want to see Amitabh Bachchan? You want to meet him? Simply मैंने ऐसे ही एक स्ट्रेटेजी बनाया। मैंने बोला, I have 12 tickets with me. I want to take the West Indies team. We will go and see Amitabh Bachchan, talk to Amitabh Bachchan. Actually मैंने उनको अमिताभ बच्चन को मिलाया नहीं है, दिखाया भी नहीं। लेकिन सिलेक्शन का मेरा ये स्ट्रेटेजी था, तो मैंने तब मेरा पास उस पहला 2 दिन में 50 लोग आ गया इंडिया देखने के लिए, अमिताभ बच्चन देखने के लिए। अमिताभ बच्चन साहब का नाम से मैंने वो एक टीम बनाया वेस्ट इंडीज। आज वेस्ट इंडीज इज वन ऑफ द गुड टीम्स इन कबड्डी। तो ये इजी नहीं है। So, सर एक और चीज, एक और माइलस्टोन था कबड्डी में, जब लाइक और वो सफर का आप ना कि जस्ट एज अ देखा है, बट आप उसका आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा है, जो कि था मिट्टी से मैट तक कबड्डी का सफर। सो उसके बारे में बताइए। मतलब लोगों ने देखा है सब, आपने ना कि सिर्फ सफर देखा, बट कि उस जर्नी की चेंज में भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा तकलीफ, मैंने जो तकलीफ उठाया, जो पेन्स लिया, सबसे बड़ा इसमें, क्योंकि हमारा जितना भी पुराने कबड्डी लोग थे, टीचर हो, कोच हो, ऑफिशियल हो, वो अपना स्टाइल चेंज करना नहीं चाहते थे। राइट। उनका उसमें 2 कारण है। एक कारण उन लोग ये बोलते थे, तुम इंडिया में हॉकी जैसा खत्म हो गया, तुम हमारा कबड्डी खत्म कर देगा। उनका ये डर था, मैट आ गया तो हमारा स्किल खत्म हो जाए, क्योंकि उनका ये डर था। वो एग्जाम्पल आके का बता रहे थे। दैट इज वन रीजन। मैंने उनको ये बताया, जैसा मैं अदर कंट्रीज गया, व्हेन आई विजिटेड पर्टिकुलरली यूरोप एंड अदर प्लेस,
फ्रांस गया। फ्रांस में मैंने वो सीजन में इंग्लैंड एंड फ्रांस में तो आप बाहर आ ही नहीं सकते विदाउट शूज। खेलना छोड़ दीजिए, आप मिट्टी पे कहाँ खेल सकते हैं। तो इफ यू वांट टू बिकम ए इंटरनेशनल, स्पोर्ट को इंटरनेशनल बनाना है तो मैंने डिसाइड कर लिया 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जूता, दूसरा मैट। मैट नहीं है तो मिट्टी पे कोई पेरेंट खेलने नहीं देगा यूरोप में जी। तो मैंने ये व्हेन आई केम बैक आई टोल्ड देम, तुम कितना भी कर लो, एशियन गेम्स कर लो, कुछ भी कर लो, वही नंबर कंट्री रहेगा, 5-6 कंट्री खेलेगा। जब तक आप मैट को नहीं लाएंगे और जूता, प्लेइंग शू, इफ यू डोंट इंट्रोड्यूस, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक दिस गेम ए रियल इंटरनेशनल स्पोर्ट। ये जो भी रचना किया, जो भी लोग इसके पीछे काम किया, एक हिस्ट्री बना दिया। आज क्रिकेट का बाद पीकेएल का नाम आता है। Being a technical part of a technical staff, so कितना प्रेशर होता है, बिकॉज मैच इतना फास्ट है, एक और यू नीड 100% फोकस, क्योंकि एक डिसीजन पूरे मैच को बदल देता है। और एक प्लेयर को हमेशा लगता है यार आपने मतलब वो आपके एक डिसीजन से मेरी पूरी गेम पलट गई या वो सब। तो ये कितना प्रेशर होता है बीइंग अ टेक्निकल स्टाफ टू बी देयर फोकस, बिकॉज विद अ ह्यूमन आई इतने फास्ट में आपको ये देखना है कि कैच है, नहीं है, आउट है, लाइक कैसे करते हैं। मतलब मैं आपको ये तो 2 घंटे का मैच होता है, एक घंटे का 2 मैच को ले लीजिए आप, पर डे 2 मैचेस, राइट। लेट अस टेक विथ ऑल प्लस माइनस, इट इज 2 आवर्स परफॉर्मेंस। राइट। हमारे लिए 24 आवर्स का प्रिपरेशन होता है, from morning to evening till we enter। right, मेरा टेक्निकल ऑफिशियल लास्ट फिनिशिंग में योगा करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। right, सो इट इज, एंड आपने जो बोला, आई फेस ए स्मॉल इश्यू, वो आ जाएंगे। और हमारा अनुपम गोस्वामी सर है, लीग कमिश्नर है, परफेक्शन का मास्टर है। वो एक छोटा भी गलती होने नहीं देते। बिल्कुल सर। कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं टोटल पीकेएल में गलती नहीं हुआ, ये नहीं बोल रहे, बट हमारे लिए वो एक छोटा गलती के लिए 10 मीटिंग हो जाता है। आप ही में हमारे मीटिंग ले लिए, कई बार पटना पायरेट्स हमको चार्ज किए हैं, करता है। एक और कंट्रीब्यूशन रहा है आपका, आपने कोचिंग की कबड्डी को बढ़ाया, साथ साथ आपने 4 बुक्स लिखी हैं जिन्हें कि कबड्डी का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। तो इसके बारे में बताइए, कितना मुश्किल था ये बुक्स लिखना और कितनी रिसर्च लगी इस चीज में। मैं थोड़ा ये हो जाऊं इसमें, एक्चुअली मेरा फैमिली जी, मैं पूरा कबड्डी में डाल दिया। मैं और मेरा मिसेस, लकीली और अनलकीली कैसा भी बोलिए, हमको बच्चे नहीं है, वी डोंट हैव चिल्ड्रन। सो हम 2 ही है, दोनों अच्छा नौकरी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, दोनों पेंशनेबल है। सो हम दोनों पूरा कंसंट्रेशन हमने गेम के ऊपर डाला, आज से नहीं, पहले दिन से। वी नेवर वांटेड टू गो फॉर ए मेडिकल में जाके कुछ टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा कुछ करें। मेरे को कहीं दोस्त है इंग्लैंड में ऐसा, क्योंकि गुजरात में था मैं, मेरा अच्छा दोस्त है डॉक्टर से, वो बोले राव साहब हम आपको एक ये करो, नहीं तो अडॉप्ट करो, क्या है ये। मैंने बोला ये तो अडॉप्ट कर लिया कबड्डी को, और किसको करूं। तो इसीलिए लकीली हमारे पास टाइम मिला कंसंट्रेट करने के लिए, एंड माय वाइफ हैज सपोर्टेड, शी इज गुड इन प्रेजेंटेशन। तो उसका अंग्रेजी ठीक था मेरे से, तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट किया बुक्स लिखने में। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता था, मैं वो करता था, वो लिखता था, फिर मैं हम दोनों उसको ये करके, फिर ऐसे करके हमने कुछ कोशिश की है इसको लिटरेचर में। कहूँगा वो कबड्डी के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया है, लोग
उससे पढ़ के सीखते हैं, कुछ भी जानना हो गेम के बारे में, पीपल रेफर टू इट बिकॉज प्लीज बोलिए सर। नहीं, कबड्डी में लिटरेचर नहीं था, दैट वाज द वन रीजन। क्योंकि मैं जब था, मैं इवन कोचिंग, मेरा एकेडमिक्स में भी लाइब्रेरी को जाओ बोलते थे, तो लाइब्रेरी का 1 आवर होता था। तो मेरा लड़का पूछता था, सर लाइब्रेरी को जाके कबड्डी में कोई किताब ही नहीं है तो क्या देखेंगे? तो फिर मेरे को दिमाग में आया, नहीं, वी हैव टू राइट सम बुक्स ऑन कबड्डी। Sir, towards the end of this interview, what we usually do, एक छोटी सी गेम है जिसे हम कहते हैं कबड्डी क्विक रेड। So सिंपल से क्वेश्चंस पूछूंगा क्विकली, जो आपका दिमाग में आए उसके आंसर्स दे दीजिए। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सर, आपका एग्जाम नहीं ले सकते हम, आप दुनिया का एग्जाम लेते हैं। ऐसे कुछ नहीं। अरे सर, सो अगर आप कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो क्या, लाइक किस प्रोफेशन में होते? मैं स्पोर्ट्स टीचर बनता। पहले से मेरे को थोड़ा पसंद था, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब लाइक करता था। तो मतलब तो इसलिए बेसिकली इवन मेरे को कबड्डी में नहीं होता, स्पोर्ट में ही होते, लेकिन स्पोर्ट्स में रहता था, एटलीस्ट गुड स्पेक्टेटर बनता था। सो अगर आपको एक स्पेशल पावर दे दी जाए एक दिन के लिए, जिसमें कि जैसे मिस्टर इंडिया अदृश्य हो जाते थे, वो लाइक इनविजिबल मैन बन सकते थे, सो अगर आपको ये, इफ यू गेट दिस पावर, तो आप क्या करेंगे? मैं, हाँ, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे हो जाता था, ऐसा मौका मिलेगा तो मैं वर्ल्ड कप फाइनल्स में बिना टिकट जाके फुटबॉल मैच देखता। फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम। अरे सर, फेवरेट मूवी? शोले। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग वही क्या है वो, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का गाना है, हम इसका ये दोस्ती है हम, ये दोस्ती। ओके सर, फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? अमिताभ बच्चन। एंड एक्ट्रेस? श्रीदेवी। ओके सर, कबड्डी की तरफ थोड़ा वापस आते हैं, तो मोस्ट डिफिकल्ट कबड्डी स्किल एज पर यू किसको मानते हैं, लाइक सबसे मुश्किल कबड्डी स्किल? मुश्किल कहीं स्किल्स है, आपका प्रदीप नरवाल कहीं मुश्किल स्किल इतना इजीली कर देते हैं। पहले ये स्किल्स मुश्किल दिखता था, आजकल अपना प्लेयर्स इजी बना दिए इसको। नंबर 1 सबसे बड़ा मुश्किल आपने पूछा, मैं बताऊं, जो कि कोच ट्रेन नहीं करता है। इट्स नॉट इजी टू ट्रेन, इट हैज टू कम फ्रॉम द प्ले, दिस वन। इसको जंपिंग ओवर द चेन से ऊपर से जंप करके आता है ना, वो हर दिन कोई टो टच जैसा सिखा नहीं सकते। जी जी जी, ये एक इनबॉर्न क्वालिटी है। ओके, सो बेस्ट रेडर ऑफ ऑल टाइम एंड बेस्ट रेडर ऑफ करंट जनरेशन किसको मानेंगे आप? बेस्ट रेडर ऑल बोला तो द बेस्ट राइडर मेरा जाएगा बलविंदर फिड्डा। ओके, पंजाब का प्लेयर है। he played many nationals, wherever he played he got gold। हमें एक मौका मिला उनसे भी बात करने का। वेरी गुड, अच्छा बात है, अच्छा बात है। और बेस्ट, और आज का बेस्ट प्लेयर, बेस्ट राइडर में मैं ये दोनों को लूंगा, पवन को भी लूंगा और प्रदीप नरवाल को भी लूंगा। So best defender of all time and best defender of current generation? बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम मैं गोपालप्पा बोल के एक प्लेयर था। Okay. लोग को मालूम नहीं है, nobody knows him। आज जो चेन सिस्टम पकड़ के खेलते हैं ना, एक आदमी को एक आदमी पकड़ता है, वो क्यों पकड़ता है, कि रीजन क्या है, उसका यूज क्या है, वो गोपालप्पा ने यूज करता। ही द मैन चेन होल्ड का एक नया ये किया, एंड पर्टिकुलरली रनिंग चेन्स। तो मैं बेस्ट ऑफ ऑल टाइम पी गोपालप्पा फ्रॉम कर्नाटका। And
प्रेजेंट भी तंबी है हमारा, उसका नाम शेरलादन. So most underrated player as per you? Underrated मतलब underrated best player? हाँ, so underrated player मतलब होते हैं. कंडोला. कौन सा? कंडोला. Okay. From हरियाणा. Right. विकास कंडोला एक ऐसा खिलाड़ी है, पता नहीं चलता है किसी को. Right. वो नॉर्मली मार्केट में खड़ा हुआ था, कोई बोलेगा नहीं ये कबड्डी प्लेयर है, और उसका जब तक आप स्कोर नहीं दिखाते किसी को पता नहीं चलता इतने स्कोर कर दिया क्या. चलिए सर, जाने से पहले हमारे काफी यंग प्लेयर्स इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज कि वो आगे चल के कैसे अब एक बड़ा प्लेयर कैसे बन पाए, मतलब उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज पर्टिकुलरली जो अपकमिंग प्लेयर्स के लिए, don't look at the money, don't look at the price, salary you are getting or you are going to get. Try to give the best. First enjoy the sport. Right. Improve the skill. आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, ये टैलेंट को आप you need lot of devotion, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन. इसके बाद मैं बोलूंगा हार्ड वर्क चाहिए. हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क. ऑटोमेटिकली यू विल बिकम ए बेस्ट प्लेयर. लेकिन आप ये सोचेंगे अभी ये टीम में खेल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर कौन सा टीम में घुसूं, मैं क्या करूं, देन वो स्ट्रेटेजी से बाहर आए. क्योंकि व्हाई आई एम टॉकिंग दिस, इट इज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. क्योंकि खाली हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं बोलना बहुत इजी है. किसी को मैं बोलूंगा बहुत अच्छा खेल रहा है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, तो उसमें क्या मिलेगा उसको? वो तो कोई भी बोलेगा, उसका गांव में सभी लोग बोलेगा, गांव में उसका गांव में बस उतरते ही सभी लोग यही बोलेंगे बहुत अच्छा खेला. कोई ये नहीं बोलेगा तुम ये मैच अच्छा नहीं खेला. जो ये मैच अच्छा नहीं खेला बोला उसका सुनो. That healthy criticism you have to listen. ये जरूरी है आज का नया यंग जनरेशन. थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना कुछ, इतनी स्टोरीज, इतना कुछ बताया टीम के कबड्डी से रिलेटेड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. मैंने पहले आपको थैंक यू बोलूंगा, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है. आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू. बहुत अच्छा. Anyway, thank you very much for giving me this opportunity. God bless you. So thank you sir, thank you for taking out time for us. Thank you sir. So ये थी हमारे फिनाले गेस्ट प्रसाद राव जी की कहानी. हमें आशा है आपको हमारे चैंप्स की कहानी जान के प्रेरणा मिली होगी. फिर मिलेंगे एक और कबड्डी के एक नए पहलू के साथ. तब तक के लिए पायरेट्स के और भी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. Stay safe, take care and keep reading.